क्यूइंग मॉडल पढ़ेंगे आज हम। क्यूइंग मॉडल में फर्स्ट मॉडल है हमारा MMI। आई या 1 भी बोल सकते हैं हम इसे। इनफाइनाइट FIFO। मॉडल के नाम इससे पहले हम लोग A B C D E F इस टाइप से हमने नाम पढ़े थे कैनेडी नोटेशन। इन नाम में ABC का क्या मतलब था वो सब हमने बताया था। तो अब सिर्फ इसके नाम को देखकर हम बता सकते हैं ये किस टाइप का मॉडल है। एम का मतलब है अराइवल को बता रहा है, और कौन सा अराइवल है यहाँ पर, पॉइजन अराइवल। सेकंड एम हमारा डिपार्चर को बता रहा है, यहाँ भी एम है तो इसका मतलब हो गया पॉइजन डिपार्चर या सर्विस। 1 हमारा नंबर ऑफ सर्वर्स को बताता है, तो नंबर ऑफ सर्वर्स 1 लिखा हुआ है तो एक सर्वर होगा, 1 या आई कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा हमारा सिंगल सर्वर। इनफाइनाइट होता है कॉलिंग पॉपुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं हमारे कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। इनफाइनाइट का मतलब हो गया इनफाइनाइट कैपेसिटी या इनफाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर हम। उसके बाद FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये क्या है हमारा, क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन कैसा है यहाँ पर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट मॉडल हो गया हमारा। फर्स्ट मॉडल क्या है, पॉइजन अराइवल रेट, पॉइजन डिपार्चर रेट, सिंगल सर्वर, इनफाइनाइट पॉपुलेशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू डिसिप्लिन। सेकंड नाम की बात करें MS इनफाइनाइट FIFO। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस सिर्फ यहाँ आया है, बाकी सब कुछ सेम है। जो हमने यहाँ पर 1 यूज किया था उस 1 की जगह पर यहाँ पर है S। ये था हमारा सर्वर 1 सिंगल सर्वर, S सेवरल सर्वर। सो इसका अगर हम नाम देखें तो नाम हो गया पॉइजन अराइवल, पॉइजन सर्विस, मल्टी सर्वर। सिर्फ यही एक चेंज हुआ है, मल्टी सर्वर, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। और इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू डिसिप्लिन। क्लियर नाम हो गया। अगर हम नेक्स्ट पढ़ें MMI FIFO। अगर फर्स्ट वाले की इसकी बात करें हम MMI, तो ये एक ही बात है, यहाँ भी MMI था। पॉइजन अराइवल, पॉइजन डिपार्चर, सिंगल सर्वर। पॉइजन अराइवल, पॉइजन डिपार्चर, सिंगल सर्वर। एन ये चेंज हुआ है यहाँ पर एक, ये एन। यहाँ क्या था हमारा, इनफाइनाइट कॉलिंग पॉपुलेशन या कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम हमारी थी इनफाइनाइट, और यहाँ पर हमारी कॉलिंग पॉपुलेशन और कैपेसिटी फाइनाइट हो गई। सो फाइनाइट कैपेसिटी FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू डिसिप्लिन, थर्ड मॉडल। अब नेक्स्ट हम फोर्थ मॉडल की अगर बात करते हैं MMS FIFO। पॉइजन अराइवल, पॉइजन सर्विस, S है तो इसका मतलब मल्टी सर्वर, N है तो इसका मतलब फाइनाइट कैपेसिटी, FIFO इसका मतलब क्यू डिसिप्लिन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये नाम से ही क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा मॉडल क्या है, क्लियर नाम से पता चल जाता है। देखो अराइवल में M यूज होगा मॉडल में, सर्विस में भी M होगा, इसका मतलब हो गया पॉइजन है, पॉइजन अराइवल, पॉइजन डिपार्चर। अब नंबर ऑफ सर्वर में 1 यूज हो सकता है या S यूज हो सकता है, सिंगल सर्वर, मल्टी सर्वर। पॉपुलेशन में इनफाइनाइट हो सकती है, फाइनाइट हो सकती है, कॉलिंग पॉपुलेशन फाइनाइट या इनफाइनाइट। क्यू डिसिप्लिन क्या होगी हमेशा, FIFO। ये 3 चीज तो फिक्स हैं, चेंज सिर्फ इनमें होता है। ये चारों अदल बदल के 4 तरह के मॉडल बनाती हैं, सिंगल सर्वर, मल्टी सर्वर, फाइनाइट पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो इन 4 मॉडल में से हमें जो मेनली स्टडी करनी होती है,
सिलेबस में तो चारों हैं, बट सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल या कुछ भी देखें इसी से ही आता है बस। और यही एक ऐसा मॉडल है जिसके फॉर्मूले हम इजीली याद भी कर सकते हैं। अदर जो 3 मॉडल हैं हमारे, उनके फॉर्मूले इतने टिपिकल हैं कि जिन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है, और अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट मॉडल को देखते हैं, इसमें क्या क्या कैलकुलेशंस होती हैं और क्या फॉर्मूले हम यूज करते हैं। फर्स्ट मॉडल इज MMI, इनफाइनाइट FIF, पॉइजन अराइवल, पॉइजन सर्विस, सिंगल सर्वर। मॉडल नंबर 1 MMI, इनफाइनाइट FIF। यहाँ हमें फॉर्मूले याद रखने होंगे। 2 डेटा होते हैं हमारे पास, एक होता है अराइवल रेट लैम्डा और सेकंड होता है सर्विस रेट म्यू। ये होता है हमारा अराइवल और म्यू ये होता है हमारा सर्विस। अराइवल और सर्विस। यहाँ कंडीशन ली है कि मीन अराइवल रेट इज लेस देन मीन सर्विस रेट, यानी कि लैम्डा इज लेस देन म्यू। तो क्या क्या हमें डेटा पूछ सकता है वो यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। सबसे पहले लैम्डा हो गया, म्यू हो गया। इसके बाद पूछा जा सकता है ट्रैफिक इंटेंसिटी या ट्रैफिक इंटेंसिटी को हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि सिस्टम हमारा कितने टाइम के लिए यूटिलाइज हुआ और कितने टाइम के लिए आइडियल हुआ। हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज 8 घंटे काम होता है तो 8 घंटे में से 2 घंटे यूटिलाइज हुआ और 6 घंटे वो आइडियल रहा। तो हम ये डेटा सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन फैक्टर की हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस यूटिलाइजेशन फैक्टर की हेल्प से ही मोस्टली डेटा हम आगे कैलकुलेट करेंगे। सो अगर नहीं भी पूछा होगा, अगर हमें नहीं पूछा है डेटा, तब भी हम इस यूटिलाइजेशन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। सो यूटिलाइजेशन फैक्टर रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा क्या था हमारा? अराइवल रेट, किस रेट से अराइव हो रहे हैं। म्यू क्या था हमारा? सर्विस रेट, उन्हें कितने टाइम में सर्विस दी जा रही है। सपोज पर आवर के हिसाब से मैं लूं, पर आवर के हिसाब से मेरा अराइवल रेट है कि 5 कस्टमर आते हैं, हर घंटे में 5 कस्टमर आते हैं और मैं हर घंटे में 8 कस्टमर को सर्विस दे सकता हूँ। तो मेरा यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या हो गया? 5/8। नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 1 क्लियर हो गया। यूटिलाइजेशन फैक्टर याद हो करना पड़ेगा, फॉर्मूला लैम्डा अपॉन म्यू। प्रोबेबिलिटी दैट सर्विस फैसिलिटी इज आइडियल। सर्विस फैसिलिटी का मतलब क्या है? सर्वर, जो मेरा सर्वर है, जो मैं हूँ सिस्टम में जो बैठा हुआ है, जो किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सर्वर की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आइडियल रहेगा। आइडियल रहने की प्रोबेबिलिटी हमने फर्स्ट में क्या निकाला था? बिजी रहने की प्रोबेबिलिटी। बिजी कितना रहेगा? बिजी रहने का मतलब यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि कितने % यूटिलाइज हो रहा है। वो आया था लैम्डा अपॉन म्यू। अब मुझे ये पता चल गया कि 8 घंटे काम है और मैं 2 घंटे बिजी हूँ, तो आइडियल कितने घंटे हो? टोटल टाइम में से उसे घटा दो जितने टाइम बिजी है। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 1। 100% जब हम कैलकुलेट करते हैं उसका हम काउंट लेके चलते हैं 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडियल P नॉट, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, आइडियल रहने का मतलब नॉट। सो P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, और लैम्डा अपॉन म्यू को हम क्या लिख सकते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर की हेल्प से? रो। सो आइडियल की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस रो, और सिंपल रो क्या था? यूटिलाइजेशन फैक्टर के कितने टाइम के लिए बिजी रहा, और 1 माइनस रो क्या हो गया? कितने टाइम के लिए वो आइडियल रहा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर n यूनिट्स इन द सिस्टम। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है, ये तो आइडियल होनी होगी,
कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि सिस्टम में हर टाइम 10 कस्टमर अवेलेबल रहे। बैंक में जाते हैं, वहां बहुत सारी भीड़ होती है, तो कभी कस्टमर ऐसा होता है 2 होते हैं, कभी कस्टमर 50 होते हैं। तो कुछ ऐसी एक फाइनाइट रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। सपोज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज ए 5 यूनिट्स इन द सिस्टम या 5 कस्टमर्स इन द सिस्टम। सो अगर ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी पूछी हो कि n कस्टमर्स इन द सिस्टम, इस n की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, 2, 3, 4, 5 कितने भी कस्टमर्स हो सकते हैं। सो Pn प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स, तो इसका फॉर्मूला यहाँ से ही आएगा, रो की पावर n इंटू 1 माइनस रो। ये हमारी n कस्टमर की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम? क्यू साइज की। ऊपर किसकी बात कर रहे थे हम? सिस्टम की। अगर क्यू साइज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n हमारा कोई नंबर हो सकता है, किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर क्यू होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, उसे कैलकुलेट करते हैं हम रो की पावर n से। रो की पावर n, प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। न्यूमेरिकल में पूछ लिया कि क्यू साइज 5 से ग्रेटर होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो रो हम पहले कैलकुलेट कर चुके होते हैं, n की जगह यहाँ 5 रख देंगे, रो की पावर n क्लियर कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम। इस वर्ड को ध्यान रखना, सिस्टम और क्यूब दो वर्ड हैं। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट का मतलब हो गया लेंथ। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब हो गया लेंथ किसकी? सिस्टम की। सो एलएस, एलएस का फॉर्मूला आएगा एलएस इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। इसे जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रो अपॉन 1 माइनस रो। सारे फॉर्मूले रो की टर्म में आ रहे हैं, रो अपॉन 1 माइनस रो। ये लेंथ किसके लिए थी? सिस्टम के लिए। अगर क्यू की बात हो, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन दी क्यू, अगर क्यू की बात करें एल क्यू, सो लेंथ किसकी? क्यू की। उसमें क्या होता है, सिस्टम की जो लेंथ होती है उसमें हम रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल एस इंटू रो। या ये डेटा इसकी हेल्प से देखिए हम आपसे, तो हो जाता है रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो, रो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस रो। एल एस हो गई, एल क्यू हो गई। अब वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर किसी भी कस्टमर ने कितना मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया। टाइम की बात आती है, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से, सिस्टम की बात आ रही है इसलिए एस, डब्ल्यू एस। तो हम लेंथ कैलकुलेट कर चुके थे ऊपर सिस्टम की, तो लेंथ ऑफ द सिस्टम अपॉन अराइवल रेट, किस रेट से अराइव हो रहा है, एल एस अपॉन लैम्डा। या इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। नेक्स्ट नंबर 8, एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू, डब्ल्यू क्यू, क्यू का वेटिंग टाइम। ऊपर था हमारा सिस्टम का कंप्लीट वेटिंग टाइम, क्यू का जो आएगा सेम क्यू के लिए हो जाएगा लेंथ ऑफ क्यू अपॉन लैम्डा। सिस्टम का क्या था? लेंथ ऑफ द सिस्टम अपॉन लैम्डा। मींस अगर आपने सिर्फ ये कैलकुलेट किया है सबसे पहले एल एस, एल क्यू के लिए क्या किया आपने? रो से मल्टीप्लाई कर दिया। डब्ल्यू एस के लिए क्या किया आपने? एल एस को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। और डब्ल्यू क्यू के लिए क्या किया आपने? एल क्यू को लैम्डा से डिवाइड कर दिया। सो एल क्यू अपॉन लैम्डा, सो लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ये वैसे ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, वैसे भी लिख लो कि नॉन एम्प्टी क्यू होने की क्या लेंथ होगी, 1 अपॉन 1 माइनस रो। वेरिएंस भी नहीं पूछा जाता, रो अपॉन 1 माइनस रो का होल स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ये भी नहीं पूछा जाता है।
लैम्डा अपॉन म्यू का होल स्क्वायर। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, क्लासरूम पर मिल जाएंगे आपको। वेटिंग टाइम इन नॉन एमटीक्यू 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। सो ये 12 टोटल फॉर्मूले हैं फर्स्ट मॉडल में जो आपको याद करने हैं, और ये सभी फॉर्मूले किसकी हेल्प से आए हैं? सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से? अराइवल रेट और सर्विस। किसकी हेल्प से आए हैं? अराइवल एंड सर्विस। तो न्यूमेरिकल में सिर्फ आपको 2 डेटा दिए होंगे कि अराइवल ये है और सर्विस ये है। बाकी सारे डेटा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेट कर देने। ट्रैफिक इंटेंसिटी हो, कोई प्रोबेबिलिटी हो, कोई लेंथ हो, कोई टाइम हो, कुछ भी पूछा हो, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट मॉडल। अब आज मैं सभी मॉडल के पहले आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ। मेनली आपको फोकस करना है फर्स्ट मॉडल पर, क्योंकि अदर जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से टिपिकल हैं, तो उन्हें याद करना भी टिपिकल होता है, इनसे न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी कम होते हैं। 90-10 का ये रेशो रहता है कि 90% न्यूमेरिकल हमारा फर्स्ट मॉडल से ही आता है, 10% ये होता है कि बाकी तीनों मॉडल से आ सकता है। तो मेन फोकस हमारा कहाँ रहेगा? फर्स्ट मॉडल पर। उसके जो 12 फॉर्मूले, उन 12 में से भी स्टार्टिंग के 8 फॉर्मूले ही ज्यादातर यूज होते हैं। मैक्सिमम जो यूज होते हैं हमारे, एक प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, LS, LQ, WS, WQ, ये 5 फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडल 2, MMS इनफाइनाइट FIFO। यहाँ क्या हो गया? मल्टी सर्वर। जो हमारा एक सर्वर था, उस एक सर्वर की जगह हमारे क्या हो गए? मल्टी सर्वर। लैम्डा यहाँ एज इट इज रहेगा, म्यू एज इट इज रहेगा, रो एज इट इज रहेगा। ये तो हम कैलकुलेट करेंगे ही सभी के लिए, चाहे कुछ भी हो, कि लैम्डा आइडेंटिफाई करेंगे न्यूमेरिकल से, म्यू आइडेंटिफाई करेंगे न्यूमेरिकल से, एंड उसके बाद हम रो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम शैल बी आइडियल, आइडियल की प्रोबेबिलिटी P नॉट, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 to s माइनस 1। s क्या है हमारा? नंबर ऑफ सर्वर, 1 2 3 4 5 6, कितने भी हो सकते हैं वो। लैम्डा अपॉन म्यू की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। अब n की वैल्यू किस पर डिपेंडेंट हो गई? s पर। n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे वेरी होती रहेगी, वो डिपेंड होगी हमारी वैल्यू s पर। लैम्डा अपॉन म्यू की पावर s अपॉन फैक्टोरियल s इंटू 1 माइनस रो, इस पूरे की पावर -1, यानी कि ये सब कुछ किस में है? 1 अपॉन में। तो इसकी पूरे की पावर क्या लगा दी मैंने? -1। अब n कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर इन द सिस्टम, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर n अपॉन फैक्टोरियल इनटू p नॉट। तो यहाँ क्या है? इसमें P नॉट मैक्सिमम फॉर्मूले में यूज रहेगा, तो P नॉट तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना ही होगा। P नॉट कैलकुलेट करने के बाद हम अदर फॉर्मूले में इसे यूज करते रहेंगे। कंडीशन दो हो सकती है, n इज लेस देन इक्वल टू s या n इज ग्रेटर देन s। s नंबर ऑफ सर्वर, सर्वर से कम है तो ये फॉर्मूला होगा, कस्टमर सर्वर से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला होगा। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, LQ। फॉर्मूले यहाँ भी मैं वही 5 यूज हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, LQ, LS, WQ, WS, वही सब कुछ यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, लैम्डा अपॉन म्यू की पावर s रो अपॉन फैक्टोरियल s 1 माइनस रो का स्क्वायर P नॉट। ये भी याद रखने पड़ेंगे आप। इन द सिस्टम, Q का निकाल दिया, सिस्टम का निकालेंगे, LQ प्लस 1 अपॉन लैम्डा अपॉन म्यू, LQ प्लस लैम्डा अपॉन म्यू। एवरेज नंबर ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम इन Q, LQ अपॉन लैम्डा, सिस्टम का हो तो LS अपॉन लैम्डा। Q का है तो Q के लिए और सिस्टम का है सिस्टम के लिए।
नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु एक्चुअली वेट, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर वेट, प्रोबेबिलिटी उसके लिए आ गई 1/1 माइनस रो। एवरेज वेटिंग टाइम क्यू दोज हु एक्चुअली वेट, मतलब जो सिस्टम को इंटरटेन नहीं कर रहे, बाहर वेट कर रहे हैं, 1/s म्यू माइनस लैम्डा। सो ये सेकंड वाले के थे। यहाँ भी हम मेनली किस किस पर ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी, आइडियल की, एन की, एल एस, एल क्यू, डब्ल्यू एस, डब्ल्यू क्यू। अब यहाँ मैंने फॉर्मूले आपने देखे, थोड़ा सा फॉर्मूले थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं फर्स्ट मॉडल के कंपैरिजन में। इस सेकंड मॉडल में जो हमारे फॉर्मूले हैं वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। अगर हम थर्ड मॉडल पर जाएंगे, सिमिलरली हमारे थर्ड मॉडल के फॉर्मूले हैं, उन्हें हमें याद करना। मीन्स जो भी हमारे चारों मॉडल्स हैं उनके फॉर्मूले हमें लर्न करने होंगे, जिसके बेसिस पर हम आगे उनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस क्यूइंग थ्योरी में थ्योरेटिकल पोर्शन यही था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ए टीवी मैकेनिक find that the time spent on his job has an exponential distribution with mean 30 मिनट। ये जो 30 मिनट दिया है ये क्या है, सर्विस देने का नाम। एक टीवी मैकेनिक है जो टीवी ठीक करता है, उसके पास टेलीविजन आते हैं और उन टेलीविजन को वो रिपेयर करता है। एक टेलीविजन सेट को रिपेयर करने में जो टाइम स्पेंड करता है वो है उसका 30 मिनट। तो एक टीवी सेट को रिपेयर करने में, एक टीवी सेट को रिपेयर करने में जो टाइम ले रहा है वो है उसकी 30 मिनट। मीन्स उसके पास टीवी आते हैं और वो उन्हें रिपेयर करता है और रिपेयर करने में उसे 30 मिनट लग जाते हैं। If he repairs set in the order in which they come in, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ऑर्डर में वो आ रहे हैं उसी ऑर्डर में वो उन्हें ठीक करता है। इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस डिसिप्लिन का वो यूज कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इफ द अराइवल ऑफ सेट्स is approximately Poisson with an average rate of 10 per 8 hours day। 8 घंटे के दिन में और एक दिन में उसके पास 10 सेट आते हैं रिपेयर होने के लिए। कितने सेट आते हैं उसके पास, 10 टीवी आते हैं। कितने टाइम में, 8 घंटे में। और ये 8 घंटे क्या है उसके लिए, एक दिन। यानी कि वो अपनी शॉप को, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अपनी दुकान को एक दिन में 8 घंटे खोलता है, सुबह को 9 से लेके शाम को 5 तक। और इन 8 घंटे में उसके पास 10 टीवी आ जाते हैं और एक टीवी को सही करने में वो कितना टाइम लेता है, 30 मिनट। ये हमें डेटा दिया हुआ है। What is the mechanic expected ideal time each day? अब उसने ये पूछा है कि इन 8 आवर्स में से वो कितने टाइम के लिए खाली रहेगा और कितने टाइम के लिए वो उन टीवी सेट को रिपेयर करेगा। अब ये आप देख सकते हो कि कितने टाइम के लिए वो खाली रहेगा और कितने टाइम के लिए वो टीवी सेट को रिपेयर करेगा। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से देखूं, एक टीवी को सही करने में कितना टाइम ले रहा है वो, 30 मिनट। एक टीवी को सही करने में वो 30 मिनट ले रहा है, तो 10 टीवी को ठीक करने में कितने मिनट लेगा भाई, 10 × 30। एक टीवी को ठीक करने में 30 मिनट लगते हैं।
तो 10 टीवी को ठीक करने में 10 इंटू 30 300 मिनट लगेंगे। अब 300 मिनट को अगर मैं आवर में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएंगे 5 आवर्स। मीन्स पूरे दिन में जो 10 सेट आए उन 10 सेट को वो 5 घंटे में ठीक कर देगा। जब 5 घंटे में ठीक किया और पूरे दिन काम कितने घंटे कर रहा है वो 8 घंटे, तो खाली कितने घंटे के लिए? 3 आवर्स के लिए। ये तो हमने डायरेक्टली देख लिया, यहाँ से ये हमने डायरेक्टली देख लिया कि 3 घंटे के लिए वो खाली रहेगा। बट हम यहाँ पर क्यूइंग थ्योरी लगाएंगे। ये तो डायरेक्टली हो गया, हो सकता है कोई और न्यूमेरिकल हो डायरेक्टली ना हो। तो यहाँ पर हम क्यूइंग सिस्टम लगाएंगे और क्यूइंग सिस्टम के लिए हमें 2 डेटा की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, एक लैम्डा और एक म्यू। और लैम्डा क्या होता है हमारा? अराइवल रेट। लैम्डा होता है हमारा अराइवल रेट। जब रेट की बात करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, और वो हर एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है। पर यूनिट टाइम हर एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है। कोई स्टूडेंट इसी सेम न्यूमेरिकल में चाहता है मैं पर आवर के हिसाब से निकालूं, दूसरा चाहता है मैं पर डे के हिसाब से निकालूं, तीसरा चाहता है कि मैं पर जो इसका डे है, इसका डे क्या है 8 घंटे, पर 8 आवर्स के हिसाब से निकालूं। तो वो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, बट आंसर एक ही होगा। या तो वो पर आवर ले सकता है, या पर डे ले सकता है, या पर 8 आवर्स ले सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पर जो मुझे इजी लग रहा है वो 8 आवर्स में हमें दिया हुआ है, तो मुझे 8 आवर्स में इजी लग रहा है। मैं यहाँ 8 आवर के रेशो से कैलकुलेट करता हूँ लैम्डा। अराइवल रेट, अराइवल रेट क्या है? 10 सेट कितने घंटे में? 8 घंटे में। 10 सेट्स पर 8 आवर्स, इस टाइप से लिख दिया मैंने, 10 सेट्स पर 8 आवर्स। उसके बाद म्यू, म्यू क्या होता है? सर्विस रेट। सर्विस क्या है? 30 मिनट में एक। मुझे पर यूनिट टाइम में चाहिए और वो टाइम क्या है मेरा? 8 आवर्स। तो 8 आवर्स में कितने होंगे? 30 मिनट में एक हो रहा है, तो 1 आवर में कितने होंगे? 1 आवर में होंगे 2। 8 आवर्स में कितने होंगे? 16। सो ये हो जाएगा 16 सेट्स पर 8 आवर्स। पर वाला ये एक जैसा होना चाहिए दोनों का। ये तो मैंने 8 आवर्स के रेस्पेक्ट में देखा। अगर मैं पर डे के हिसाब से देखूं, 8 आवर्स में कितने सेट आ रहे हैं? बस एक दिन में कितने आएंगे? एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक दिन में होते हैं हमारे 24 आवर्स। सो 8 इंटू 3 24। तो यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 30 सेट्स पर डे, और डे क्या लिया है हमने? 24 आवर्स। डे हमने लिया है 24 आवर्स का। म्यू क्या हो जाएगा? 30 मिनट में एक सेट ठीक हो रहा है, आप पहले तो इसे आवर में कन्वर्ट करें। 1 आवर में कितने हो गए? 2 सेट ठीक होंगे। सो 24 आवर्स में कितने होंगे? 48 सेट होंगे। सो 48 सेट्स पर डे। पर डे का कितना लिया हमने यहाँ पर? 24 आवर्स। तो ये आपका हो गया। आप पर आवर के हिसाब से निकालना चाहोगे, पर आवर में हो सकता है लैम्डा। अराइवल रेट 10 टीवी सेट आ रहे हैं 8 घंटे में, घंटे में कितने आएंगे? 10/8 पर आवर। म्यू 30 मिनट में एक सेट ठीक हो रहा है, तो 1 आवर में कितने होंगे? 2 पर आवर। किसी भी वे में ले सकते हो आप, बट जो पर होगा, पर यूनिट टाइम जो होगा, वो पर यूनिट टाइम हमारा सेम होना चाहिए, चाहे वो पर 8 आवर्स हो
वो हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से लेना होगा। जो हमें इजी लगेगा हमें वो लेना होगा, चाहे वो पर डे में हो, चाहे पर आवर में हो, चाहे पर मंथ में हो, चाहे पर ईयर में हो। न्यूमेरिकल के डेटा के हिसाब से जो इजी होगा हमें उसे काउंट करना होगा। सो यहाँ से कोई भी एक उठा सकते हो आप। मैंने पहला वाले उठा लिया कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू 10 सेट्स पर 8 आवर्स, म्यू इज इक्वल टू 16 सेट्स पर 8 आवर्स। सो सबसे पहले रो कैलकुलेट करेंगे हम। रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इज इक्वल टू 10 अपॉन 16, सो 5 अपॉन 8। ये आ गया हमारा रो। आइडियल रहने की अब प्रोबेबिलिटी, हमें आइडियल ही तो पूछा है, प्रोबेबिलिटी आइडियल रहने की। आइडियल रहने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस रो, सो 1 माइनस 5 अपॉन 8, सो 3 अपॉन 8। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि इतने फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए वो आइडियल रहेगा। बट उसने आवर में पूछा है, कितने आवर के लिए। उसने परसेंटेज में नहीं पूछा, उसने फ्रैक्शन में नहीं पूछा, उसने पूछा कितने आवर के लिए वो आइडियल रहेगा। सो टोटल कितने आवर काम कर रहा है वो 8। सो टोटल आवर्स 8 इंटू फ्रैक्शन ऑफ टाइम 3 अपॉन 8 इज इक्वल टू 3 आवर्स। मीन्स वो हमारा 3 आवर्स के लिए आइडियल रहेगा, और 8 आवर्स में से 3 आवर्स के लिए वो आइडियल है। तो बिजी कितने टाइम के लिए है? 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 मीन्स बिजी टाइम क्या आया उसका 5 आवर्स, और आइडियल 3 आवर्स। 3 आवर्स के लिए आइडियल और 5 आवर्स के लिए वो बिजी रहेगा। ये इसका आंसर हो गया।